स्वागत है दोस्तों आप सभी का AR केमिस्ट्री में। दोस्तों आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड की मैं आंसर की के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि ऑथेंटिक होगी दोस्तों। और फुल सॉल्यूशंस मैं आपको यहाँ बताऊंगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशंस में आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री का बताऊंगा दोस्तों। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपने जरूर लिख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है लेंथेनॉइड्स का। इन्होंने ये पूछा है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा लेंथेनॉइड प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों लेंथेनॉइड की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं दोस्तों लेंथेनॉइड की, तो ऐसा लेंथेनॉइड जो रेडियो एक्टिव है। अपवाद अपन जानते हैं कि लेंथेनॉइड्स में केवल एक ही एलिमेंट है, तत्व है, जो कि क्या है, अपवाद है। और वो कौन सा है? प्रोमिथियम। क्या कह रहा हूं दोस्तों? प्रोमिथियम पीएम। तो ये जो प्रोमिथियम है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इसका जो पहला आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? प्रोमीथियम हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो अपने एनसीईआरटी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है इसके अंदर इस क्वेश्चन को डिटेल से दे रखा है, डी एंड एफ ब्लॉक वाले चैप्टर के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं दोस्तों। हाँ, एक और चीज दोस्तों, इसमें केवल ध्यान रखना, लेंथेनॉइड्स में केवल और केवल अपवाद स्वरूप में ये कह दूं कि लेंथेनॉइड्स में केवल और केवल कौन सा? प्रोमीथेन ही है, जो कि क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन सा है दोस्तों? रेडियो एक्टिव तत्व। इसीलिए ये नेचर में नहीं पाया जाता, एग्जिस्ट नहीं करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं। ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस डज नॉट फॉर्म क्लेथरेट्स, यानी कौन सी नोबल गैस है जो कि क्लेथरेट्स फॉर्मेशन नहीं करती। तो देखिए दोस्तों, नोबल गैसेस की मैं बात करूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन की मैं बात करता हूं दोस्तों। तो इनमें से ये तीनों के तीनों कौन कौन से दोस्तों? आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, ये तो क्लेथरेट्स का फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको बीएससी वाली किताबों में मिलेगा दोस्तों। इसमें ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो दो कंपाउंड है ये तो बनाते हैं क्लेथरेट्स, और ये जो हीलियम और नियोन है वो क्लेथरेट्स का फॉर्मेशन नहीं करते। अब अपने पास जो ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा वाला है? हीलियम है। और वैसे भी अगर आप सोचे दोस्तों कि जनरली जीनोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनोन, एक मिनट दोस्तों, कौन कौन से बता रहा हूं, देखो, क्रिप्टॉन के, जीनोन के और रेडोन के, इन तीनों के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों। जीनोन के तो आपने बहुत सारे पढ़ रखे हैं। एक क्रिप्टॉन का भी मैं बताता हूं, KrF2, और रेडोन का भी बता देता हूं दोस्तों, RnF2। जो रिमेनिंग कंपाउंड है कौन कौन से? हीलियम, नियोन, सॉरी एलिमेंट, आर्गन और ओजी, ऑर्गेनिज्म। तो इन चारों के अभी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी कोई भी कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनका नहीं बना है। तो हमें याद रखना दोस्तों कि क्रिप्टोन ने का भी एक कंपाउंड बनता है KrF2, ऐसे रेडोन का बनता है, और जीनोन के अपन जानते हैं XeF2, XeF4, इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करते हैं आज के टाइम पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर की जो बीएससी सेकेंड ईयर का जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें आईआर स्पेक्ट्रो है उसका टॉपिक लिया गया है। और इसमें इन्होंने इस इथेनॉल के आईआर स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें OH दोस्तों धारणा कि जनरली लगभग 3300 के लमसम ये अपनी आईआर बैंड शो करता है। इसके अलावा दोस्तों ये जो 1050 है ये 1 डिग्री एल्कोहल के लिए शो करता है, और ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के लिए शो करता है, कार्बन ऑक्सीजन के आईआर की वैल्यू। लेकिन दोस्तों 1730, ये जो 1730 दिख रही है, ये 1730 जनरली कार्बोनिल कंपाउंड और जो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है उस रेंज में ये 1730 तक की जो आईआर वेंडिंग है वो आती है। तो यहां पर जो ऑप्शन ये पूछा इन्होंने कि कौन सा एल्कोहल में ये आईआर बेंडिंग या आईआर पीक एब्सेंट होती है, तो दोस्तों ये जो 1730 है ये एब्सेंट होती है। ठीक है दोस्तों, तो बीएससी सेकेंड ईयर का ये टॉपिक है। इसके बाद में दोस्तों डिस्कस करता हूं मैं नेक्स्ट एमओटी का क्वेश्चन, जिसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पर उन्होंने पूछा है कि कौन सी प्रदर्शित करती है, सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखना है कि हीलियम की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, जनरली हीलियम 2+ की, तो हीलियम 2+ में अपने पास दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक तो हीलियम के रिस्पेक्ट में देखूं और एक हीलियम प्लस के रिस्पेक्ट में। इसमें दो इलेक्ट्रॉन हो गए 1s के अंदर, और इसके अंदर 1s के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली एमओ डायग्राम में बनाता दोस्तों, तो इसका जो 1s है हीलियम का, उसमें दो इलेक्ट्रॉन भर देता मैं, यहां मैं हीलियम ले लेता हूं और यहां पर हीलियम प्लस ले लेता हूं दोस्तों। तो अब जो बचा इलेक्ट्रॉन वो कितना बच रहा है अपने पास? एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या कर रखा है? 1s2 कर रखा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही सब दोस्तों, इसमें
लिथियम का ले रखा है, ये भी पॉसिबल नहीं, इसमें 1 दे रखा है। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं सोडियम की बात करता तो सोडियम के वैलेंस शेल की बात करूं तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर कितना होना चाहिए था 3s2 होना चाहिए, जो कि सही नहीं है। यहाँ कितना दे रखा है अपने पास 3s1। इसका मतलब दोस्तों अपने पास जो बच रहा ऑप्शन है वो कौन सा है, बेरिलियम वाला। अगर देखिए बेरिलियम की मैं बात करूं दोस्तों 2s वाले ऑर्बिटल की, 2s वाले ऑर्बिटल की, तो ये सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ है, तो सिग्मा 2s में और सिग्मा स्टार 2s में जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन वो दोनों भर जाएंगे दोस्तों, सिग्मा 2s2 और सिग्मा स्टार 2s2। तो ये अपने पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों थर्ड वाला हो जाएगा। ऐसा ही दोस्तों इन्होंने सॉलिड स्टेट का एक जो टेबल दे रखी है सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर क्रिस्टल सिस्टम की, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। और इन्होंने जो क्रिस्टल सिस्टम होती है दोस्तों, जैसे क्यूबिक मैं बताता हूं आपको, सी टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन था ये मोनोक्लिनिक का है, जिसमें ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी होती है, यानी एजेज जो होती है वो दोस्तों अनइक्वल होती है। इसके साथ दोस्तों इनका जो एक्सियल एंगल बॉन्ड एंगल, इसमें दोस्तों अल्फा एंड बीटा, सॉरी अल्फा एंड गामा, ये तो दोस्तों 90 का डिग्री का होता है और बीटा डज नॉट इक्वल टू 90 होता है दोस्तों। तो ये मोनोक्लिनिक था जिसको अपन बोलते हैं एकन टाक्स, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये फोर्थ हो जाएगा मोनोक्लिनिक। ठीक है दोस्तों, ये एनसीईआरटी के 12th क्लास की जो टेबल दे रखी है सॉलिड स्टेट क्रिस्टल क्लासेस सिस्टम की, उसमें दे रखा है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इन्होंने पूछा है दोस्तों लोवेस्ट, देखिए कई बच्चों इनमें कंफ्यूज हो गए, इसमें या तो लोवेस्ट नहीं देखा होगा, निम्न नहीं देखा होगा, या फिर उन्होंने इस पोलिंग स्केल के नाम से वो कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, इसमें सिंपल सा था कि डाउन द ग्रुप अपन जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, कम होती है, ठीक है, और लेफ्ट टू राइट दोस्तों इंक्रीज होती है, ठीक है, ये इंक्रीज होती है। तो सिंपल सा था कि डाउन द ग्रुप सबसे कम किसकी होगी, सोडियम की। केवल इन्होंने क्या किया है कि पोलिंग स्केल के नाम से देकर के कंफ्यूज हुआ है, तो जो बच्चे कंफ्यूज हो गए उन्होंने इसमें मिस्टेक कर दी, और जिनको पता है कि सिंपल सा जो कंसेप्ट लगता है वही इसमें लगेगा, उन्होंने राइट कर दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। अब इन्होंने पूछा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर इन्होंने पूछा कि कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। दोस्तों ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अच्छा दोस्तों एक और बता दूं मैं, ये जो क्वेश्चंस जो मैं आपको बता रहा हूं ये इतने इजी भी नहीं है और इतने हार्ड भी नहीं है। अगर मैं एज ए टीचर की बात करूं तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर मैं स्टूडेंट को रखकर देखता हूं तो दोस्तों तो ये पेपर इतना आसान भी नहीं है। तो जो आपको ये गुमराह हो रहे होंगे कि ये पेपर इतना आसान है इतना आसान है, तो इतना आसान नहीं है दोस्तों। जो भी बच्चा 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहा है, अप्रोक्स 100 क्वेश्चंस बिना नेगेटिव के, तो दोस्तों वो मान के चलना कि वो इस रेस में बिल्कुल 100% एग्जिस्ट कर रहा है। उनका सिलेक्शन श्योर हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपके फर्स्ट पेपर पर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 150 के अगर 150 क्वेश्चंस की बात करूं तो इनमें से 20 क्वेश्चंस आपके मेरे ख्याल से आपके टीचिंग मेथोडोलॉजी के आए होंगे, और 130 क्वेश्चन है दोस्तों। तो 130 क्वेश्चंस में जिस बच्चे ने भी अगर 100 और 110 के लमसम भी कर रहा है ना, या 90 के लमसम भी कर रहा है ना बिना नेगेटिव के, तो वो दोस्तों रेस में रहेगा, 100% रेस में रहेगा। बस नेगेटिव ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और वो फर्स्ट पेपर की तैयारी किस लेवल लेके चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जनरली मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में वैलेंस सेल में इन्होंने कितने दे इलेक्ट्रॉन दे रखे दोस्तों, 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और वैलेंस सेल के 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों नाइट्रोजन फैमिली के, ठीक है, अंदर। ऐसे दोस्तों यहां 7 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों हैलोजन फैमिली के वैलेंस सेल में। ठीक है, तो सिंपल सी बात कर सकता हूं कि यहां पर एक तो मैं एक, अच्छा ये जो एलिमेंट है दोस्तों वो भी देख सकते हो कि ये जो एलिमेंट होगा वो फास्फोरस होगा, और ये जो एलिमेंट होगा वो क्लोरीन वाला होगा। तो सिंपल सा है, अपन जानते हैं फास्फोरस PCl5 भी बना सकता है और PCl3 भी बना सकता है। तो इन्होंने ये फॉर्मूला पूछा है कि कौन सा फॉर्मूला ये जो नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट और हेलोजन फैमिली का एलिमेंट एग्जिस्ट मिलकर के एग्जिस्ट करता है या फॉर्मेशन करता है, ये हमें देखना था। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा दोस्तों AB3। चलिए ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए ये थे दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में 12th क्लास के जो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सॉरी एल्डेड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो चैप्टर है उसमें सीधा सीधा ये ऑप्शंस ऑर्डर बना रखा है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर ऑप्शन दे रखा है। इसमें दोस्तों देखने की बात ये थी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इथेनोइक एसिड, उसमें से 3 हाइड्रोजन हटा करके इन्होंने 3 Cl लगा रखी है। ऐसे ही दोस्तों फिर क्या कर दिया इन्होंने, 2 Cl लगा रखी है, फिर इन्होंने क्या कर रखा है 1 Cl लगा रखी है,
इस तरह से दोस्तों। तो अपन जानते हैं कि जो COOH है, इथेनॉइक एसिड है, उसमें क्या कर रखा है इन्होंने, एक एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते गए। यहाँ पर 2 बढ़ा दिए और यहाँ पे 3 बढ़ा दिए। तो अपन जानते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे वो क्या करेंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, यानी अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ा देंगे। तो इन्होंने घटता हुआ ऑर्डर पूछा है दोस्तों। तो घटता हुआ ऑर्डर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, ये CCl3 वाला, उससे कम जिसमें 2 क्लोरीन है, उससे कम जिसमें 1 क्लोरीन में, और जो लीस्ट एसिडिक होगा वो कौन सा हो जाएगा, इथेनॉइक एसिड। ये भी दोस्तों 12th क्लास एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ इन्होंने सीधा सीधा आपको पाउली एक्सक्लूजन यानी पाउली अपवर्जन का सिद्धांत पूछा है। और अपन जानते हैं कि किसी भी परमाणु की मैं बात करूं तो उसमें जो एग्जिस्ट करने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है उनके चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं होते हैं दोस्तों। ये क्वांटम नंबर क्या होंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। कोई 3 सेम हो सकते हैं, जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन जो स्पिन क्वांटम नंबर होंगे दोस्तों, उसमें इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होती है ये या तो प्लस हाफ होगी या माइनस हाफ होगी। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूं कि किन्हीं भी चारों इलेक्ट्रॉनों सॉरी किन्हीं भी दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, एक ही कक्षक में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं होगी। तो ये दोस्तों ये ऑप्शन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आपके पास में ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। ये 12th क्लास का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से ये सीधा सीधा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। इन्होंने इसमें पूछा है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट वो किसका होगा। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं सिंपल सा कंसेप्ट लगाऊं तो यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर कंसेप्ट से सोल्व करें, आप अगर ट्रिक से सोल्व करें तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। अब अपने पास 2 ऑप्शन बचे, एक कोबाल्ट +3 वाला और एक आयरन 3+ वाला। तो देखिए जनरली कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है दोस्तों वो होता है 3d7 4s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में यहाँ बच जाते हैं दोस्तों 3d6। तो अगर मैं जब इसको ऑर्बिटल में फिल करूंगा, डी ऑर्बिटल में, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी नहीं, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर वीक फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ जनरली मेरे पास जो अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं वो कितने मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन अनपेड मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर मैं Fe की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो क्या हो गया, 3d5। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में दोस्तों। तो अब देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं दोस्तों वो अपने पास बचते हैं 5। अब देखिए जब 4 इलेक्ट्रॉन होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन तो इनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दोस्तों वो अप्रोक्स 4.89 या कई जगह आपको 4.90 मिल जाएगा। और जब 5 इलेक्ट्रॉन होंगे दोस्तों तो वो हो जाएगा 5.92 एंगस्ट्रॉम, सॉरी बोर मैग्नेट्रॉन। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 5.92। यानी सबसे ज्यादा जो मैग्नेटिक मोमेंट है दोस्तों वो किसका हो जाएगा, इस Fe(F6-3) वाले का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन है 39 वाला। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का ही था। 11th क्लास का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस पे इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके इस क्वेश्चन को बना दिया है। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इन्होंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इनकी सेम है, गतिज ऊर्जा क्या होगी, जो भी अल्फा, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन पार्टिकल है इनके लिए काइनेटिक एनर्जी समान है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा कि इनकी तरंग दैर्ध्य का ऑर्डर क्या होगा, और दूसरा इनमें यह कह सकता है कि इसका जो अधिकतम होगा यानी किसकी हाईएस्ट वेवलेंथ होगी, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहां अगर मैं इनके मास की बात करता हूं तो देखिए अल्फा पार्टिकल का मास होता है 6.6 इंटू 10⁻27 केजी। ऐसे न्यूट्रॉन के मास की बात करूं तो 1.64 इंटू 10⁻27 केजी। ऐसे प्रोटॉन की बात करूं तो 1.67 इंटू 10⁻27 केजी। अपन जानते हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग बराबर होता है, लेकिन बराबर होता है, लेकिन न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास वो क्या होता है, प्रोटॉन के कंपेयर में, सॉरी न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के कंपेयर में क्या होता है दोस्तों, ज्यादा होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजी होता है, ये जो कि सबसे कम होता है। अब अपने पास एक फॉर्मूला बनता है दी ब्रोगली इक्वेशंस के अंदर, जिसमें लैम्डा इक्वल टू होता है h/√2me, यानी m और काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है मैं जो ऑर्डर निकालूंगा वो किस पे बेसिस पे निकालूंगा, मास के बेसिस पे। जैसे जैसे मास बढ़ेगा दोस्तों वैसे वैसे इन पार्टिकल्स की वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अगर मैं मास की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मास है दोस्तों वो किसका है, अल्फा पार्टिकल का, इसके बाद में न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, वेवलेंथ का क्वेश्चन पूछा है, तो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा होगी दोस्तों वो किसकी हो जाएगी, यहाँ इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, हाईएस्ट ही पूछिए ना, हाँ
बिल्कुल। तो यहाँ ऑर्डर मैं बना सकता हूँ ये कुछ इस तरह से। अब इन्होंने पूछा है कि हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? तो दोस्त यहाँ सिंपल सा दे रखा है कि इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ यहाँ सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। मैंने काफ़ी दिनों बाद में ये वीडियो बनाया है। अब देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन था आईपीसी नोमेनक्लेचर का। अब इन्होंने क्या कर दिया, इस स्ट्रक्चर को खोल के बता दिया क्योंकि सीडब्ल्यूएस था। अब जिन बच्चों ने इसको कीटोनिक समझ लिया उन्होंने ये गलती कर दी होगी। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ ये कीटोनिक जो फंक्शनल ग्रुप है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ यूज होगा, ठीक है, जिसका प्रीफिक्स होगा ऑक्सो या कीटो। ठीक है, ये दोनों मिल सकते हैं आपको। अब अपने पास दो प्रोबेबिलिटी थी कि मैं नंबरिंग इधर से करूं या इधर से करूं। तो अपन जानते हैं अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी रूल यहाँ जो नंबरिंग होगी दोस्तों वो किधर से हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के अकॉर्डिंग यहाँ पर नंबरिंग कर देंगे। ठीक है, ये 5 कार्बन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो कीटो है ये वाला वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज किया जाएगा, यानी जिसकी पोजीशन कितना है 4 पर है और ऑक्सो है 5 कार्बन इसलिए पेंटेन और सिंगल बॉन्डेड इसलिए एन और COOH का जो सफिक्स था वो था ओइक एसिड। ये इन्होंने लगा दिया। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, एज ए टीचर ये पेपर आसान लगता है टीचर को, लेकिन अगर टीचर की जगह अगर मैं स्टूडेंट की बात करूं दोस्तों तो उनके पास में केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है, बायो भी है और फर्स्ट पेपर जीके भी है जो कि काफी लेंथी है। तो अगर आप 100 के अंदर भी क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं तो आप सेफ है। ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी तरह से डाइवर्ट नहीं होना है, ये ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि एज ए टीचर हर एक टीचर के लिए पेपर्स आसान होते हैं। अगर मैं केमिस्ट्री के टीचर को अगर मैं बायो का या फिजिक्स का पेपर सोल्व कराऊंगा तो उसके लिए हार्ड लगेगा दोस्तों, ये समझने की बात है दोस्तों। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है। अगर आप 100, 90 और 110 के लमसम आ रहे हैं तो आपको फर्स्ट पेपर पे ही फोकस करना है, आपका पेपर सही है, ये ध्यान रखना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये वही सेकेंड ईयर का बीएससी सेकेंड ईयर क्वेश्चन है। इन्होंने इसमें वेवलेंथ निकलवाई है दोस्तों नैनोमीटर के अंदर और वुडवर्ड फिशर रूल का क्वेश्चन है। इससे अगर मैं बात करूं दोस्तों तो देखिए यहां पर ये साइक्लो यानी होमो एन्युलर रिंग है और इसकी जो बेस वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 253 एनएम के लमसम। ठीक, कितने होते हैं 253 एनएम। इसके अलावा दोस्तों रिंग रेजिड्यू की बात करूं तो 1 2 3 4 5 यहाँ रिंग रेजिड्यू है और एक रिंग रेजिड्यू की वैल्यू होती है दोस्तों 5, तो यहाँ हो जाएगा 25 यानी ये हो जाएगा 25 एनएम। वापस करने लेते हैं 1 2 3 4 5। इसके बाद में दोस्तों देखिए यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है ये वाले 1 2, अगर 2 से ज्यादा होते हैं तो हर एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड की जो एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड बोल दो दोस्तों उसकी वैल्यू काउंट होती है और एक की वैल्यू होती है 30 और दो की होगी 60। और इसके अलावा दोस्तों यहां देखिए ये इस रिंग के लिए ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की तरह भी काम करता है दोस्तों। तो यहां मैं इसके अंदर इसकी वैल्यू भी ऐड कर देता हूं। ठीक है, ये 60 और 25 एनएम है दोस्तों। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ता हूं दोस्तों तो लगभग ये 343 एनएम के लमसम आ जाता है, यानी जिसकी वैल्यू 343 आ रही है दोस्तों। वापस बता रहा हूं, बेस वैल्यू, रिंग रेजिड्यू, एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, ये वैल्यूज जब आप टोटल करोगे तो लगभग 343 आ जाएगी दोस्तों। ये बीएससी सेकेंड ईयर का क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए आगे मैं डिस्कस करता हूं दोस्तों सेल कांस्टेंट के बारे में, एक कप्पा कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट जी के बारे में। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 12th क्लास के एनसीईआरटी में से जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक है उसमें से इन्होंने क्वेश्चन उठाया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल से मैं बात करता हूं एक सिंपल से टॉपिक की। अपन जानते हैं कि जो कप्पा होती है दोस्तों स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है वो क्या होती है 1/ρ होती है, यानी रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल होती है। अब देखिए अगर मैं इस रेजिस्टिविटी की बात करूंगा तो ρ इक्वल टू क्या होता है RA/L होता है दोस्तों। तो यहां जब इसकी वैल्यू रखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा LA/RA, जिसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूं दोस्तों L/A इंटू 1/RA। अब देखिए दोस्तों कंडक्टेंस क्या होती है 1/RA होती है और जो सेल कांस्टेंट G होता है ये क्या होता है L/A होता है। ठीक है, तो अगर मैं कप्पा इक्वल टू कहूं, कप्पा इक्वल टू ये मेरे पास क्या हो गया G हो गया और ये मेरे पास हो गया कंडक्टेंस C। अब अपने पास क्वेश्चन पूछा कि इन तीनों में क्या रिलेशन है। तो अगर मैं इस G को निकालू दोस्तों तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा K/C, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस। ये लीजिए दोस्तों, तो यहाँ केवल एक ही ऑप्शन था ये वाला, यानी विशिष्ट चालकता अपॉन चालकत्व, ये था अपना फोर्थ ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन आ गया दोस्तों 84 वाला। दोस्तों मैं बता दूं ये एनसीईआरटी के जो 11th क्लास की केमिस्ट्री है, 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर है। इस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के अंदर ये इन्होंने टेक्स्ट को जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा कैसे उठा के दिया है दोस्तों, इंटेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और इसका जो फॉर्मूला था दोस्तों वो बता रखा है इन्होंने, पीएच इक्वल टू 7 + 1/2
pKa माइनस pKb। ये क्वेश्चन दोस्तों सीधा सीधा एनसीईआरटी से ही उठाया रखा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट के अंदर से। अब देखिए दोस्तों, pKa की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 7 + 1/2, pK की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 4.76 और pKb की वैल्यू दे रखी है -4.75। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो, कईयों में जल्दबाजी के चक्कर में इन्होंने, कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को मिस्टेक कर दी होगी। देखिए यहाँ पे कितना बचता है दोस्तों 1, यहाँ 0 और ये 0, तो 0.0 बच रहा है, तो 7 + 1/2 0.01। अब इसको अगर आप सोल्व करोगे दोस्तों, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 1/2 को क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 0.5। ठीक है, अब 0.5 को जब मैं इस 0.01 से मल्टीपल करूंगा तो ये हो जाएगा 0.005, क्योंकि 1 2 3 डेसिमल अपने को रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये मेरे पास बच गया 7 + 0.005। जब आप इसको सम करोगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 005। तो एक्चुअल अगर आंसर की बात करें दोस्तों, तो 7.005 यहाँ इसका आंसर आ रहा है, और ये सीधा सीधा इंटेक्स का क्वेश्चन ले रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके मैं डिस्कस करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये 10th क्लास का, अगर आप देखें तो 10th क्लास का भी कह सकते हैं, और 12th क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टॉपिक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसको कैसे सोल्व करना है, कैसे ये आया होगा, तो इसके लिए क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि एक करंट है, करंट आई है, वो कितना है 0.5 एम्पियर है। ठीक है, तार की जो कास्ट अनुप्रस्थ काट है, उसका जो करंट है वो जो फ्लो हो रहा है वो 8 सेकंड में हो रहा है, यानी टाइम दे रखा है 8 सेकंड का। अब इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी वो अपने को निकालनी है दोस्तों। अब अगर मैं सिंपल सी बात करूं दोस्तों, तो अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि I = होता है QT। ठीक है, यही पढ़ा था अपन ने, सॉरी, I = Q/T, यही क्वेश्चन पढ़ा था दोस्तों। तो अगर मैं इस Q की बात करूं दोस्तों, तो Q बराबर होता है Ne के बराबर। किसके बराबर होता है Ne के बराबर, तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख दूं Ne/T। अब अपने को क्या निकालना है, N तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख दूं N = IT लिख सकता हूं। और अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने होते तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता N = IT/E। अब देखिए I की वैल्यू कितनी दे रखी है, इन्होंने दे रखी है 0.5। ठीक है, टी की वैल्यू दे रखी है 8 सेकंड, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये हमें पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है दोस्तों, जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों, तो आपका पास में अप्रोक्स जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 2.5 × 10⁻19। क्योंकि देखो ये 19 ऊपर जाएगा दोस्तों, तो इसको आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा 0.5 × 8 × 10⁻19 पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1.6 है और यहाँ पे 0.5 है, आप चाहे तो इन दोनों डेसिमल्स को हटा सकते हैं, तो अपने पास बच गया 5 × 10 × 10⁻90/16। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 हो गया, इसको और सोल्व कर सकते हैं, कितना आ गया 2.5, तो एग्जैक्ट 2.5 × 10⁻19 आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये अपने पास सॉल्यूशन का टॉपिक पूछा है, चैप्टर सॉल्यूशन है उसका टॉपिक पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें आप फॉर्मूला लगा सकते हो P0 PS/P0 = XB। ठीक है, XB को आप लिख सकते थे NB/NE। ठीक है, अब Na क्या था, ये था सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन, मोल, और ये सॉल्वेंट का मोल। अब सोल्यूट को अपन क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो इसको आप चाहे तो W लिख सकते हो दोस्तों, W अपॉन मास मोलर मास। ठीक है, इसको मैं M1 की डिनोट करता हूँ, इन अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये W अपॉन M1 इंटू ये हो जाएगा M2, इसको मैं M2 लिख देता हूं दोस्तों, अपॉन मोल, ये मास किसका, सॉल्वेंट का। हमें निकालना था दोस्तों ये M1, यानी मोलर मास हमें निकालना था। W हमारे पास दे रखा था, कितना दे रखा था, ये रहा 0.5 ग्राम। ठीक है, दूसरा मोलर मास हमें निकालना था, मोलर मास ऑफ बेंजीन इन्होंने दे रखा 78 ग्राम। ठीक है, और मास ऑफ बेंजीन दे रखा था 39 ग्राम का। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन दोस्तों जैसे फॉर्मूले में रखते हैं आप हो जाता। अब देखिए P0 यहाँ दे रखा है 0.85। ठीक है, और लास्ट में दे रखा है इन्होंने PS, यानी जो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब आप डालोगे वोलेटाइल सॉल्वेंट में तो क्या हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा दोस्तों। तो अब इसके वैल्यू रख दो दोस्तों, एक बार सिंपल सा मैं वैल्यू रख देता हूं एक बार, 0.85 माइनस 0.845 अपॉन 0.845 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा अपने पास 0.5 ग्राम अपॉन ये अपने को निकालना था इनटू M2, मोलर मास दे रखा था 78
और इन्होंने इसका जो मास दे रखा था वो दे रखा था 39। तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, 2 बच गया और यहाँ लगभग कितना आ गया 10, और 10 को सोल्व करोगे 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों कितना जाएगा 1.0। तो जाहिर सी बात है ये तो लगभग 1 के बराबर हो गया। अब देखिए इसको सोल्व कर लो, 0.85 और 0 कर देता हूँ 845, ये कितना बच गया 5, ये 0 0 पॉइंट, तो यहाँ हो गया मेरे पास 0.005 अपॉन 0.845 इजकल टू 1 अपॉन m बच गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या करोगे, इसको 845 पॉइंट अपॉन 0.005 से सोल्व कर लोगे, ये अपने पास मास रहेगा, इसको तीनों डिजिट को हटा दो तो अपने पास आ जाएगा दोस्तों 169 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा, यानी कितना आ जाएगा 170 ग्राम। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये जो ड्रग वाला चैप्टर है 12th क्लास केमिस्ट्री का, जो लास्ट चैप्टर है सेकंड पार्ट का, उसमें से क्वेश्चन दे रखा था एंटीप्लेटेड। अपन जानते हैं जितने भी हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके एक एंटीप्लेटेड ड्रग्स दी जाती है और वो होती है दोस्तों एस्पिरिन, जो कि एक एंटीपायरेटिक की तरह भी काम की जाती है दोस्तों। ये एक एनाल्जेसिस होती है और एनाल्जेसिस में दोस्तों अपन पढ़ते हैं नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स, नॉन नारकोटिक्स ड्रग्स पढ़ते हैं, उसमें से इस क्वेश्चन को दिया है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हो जाएगा एस्पिरिन। 12th क्लास का मैं फिर बता रहा हूँ, मैक्सिमम 11th और 12th की केमिस्ट्री आई है दोस्तों। कुछ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल के आए हैं और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चंस हर किसी को याद रहेंगे, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जो बच्चा तैयारी कर रहा है। तो जो क्वेश्चंस आपने किए हैं अंडर 100 और 110 और 90 के लमसम, वो क्वेश्चंस आपके सेफ में, मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपको डाइवर्ट नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। इन्होंने पूछा है दोस्तों कि पायरोडॉक्सिन का नाम क्या है, ये भी बायोमोलिकुल का जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन दे रखा है। देखिए विटामिन ए होता है उसको रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन बी1 को अपन बोलते हैं थायमिन, ठीक है, विटामिन बी2 को बोलते हैं ये रेटिनॉल, एक मिनट दोस्तों, रेटिनॉल कहते हैं, इसको थायमिन बोलते हैं, इसको ये पायरो, क्या नाम थे, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, इसका नाम था मेरा दिमाग से कैसे निकल गया इसका नाम, विटामिन ए, ये बायोमोलिकुल का टॉपिक है दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे मैं आपको बता दूं, बस इसमें आपको ये जो टेबल दे रखी थी उसमें से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। राइबोफ्लेविन बोलते हैं, सॉरी दोस्तों, विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन बोलते हैं दोस्तों, राइबोफ्लेविन। और विटामिन बी6 है उसको अपन बोलते हैं दोस्तों पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी6 को अपन बोलते थे पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन बोलते हैं दोस्तों। तो अपने पास इन्होंने यही पूछा है कि पायरीडॉक्सिन का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, विटामिन बी6 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों एटॉमिक स्ट्रक्चर का इक्वेशन था, इसमें इन्होंने पूछा है दोस्तों कि स्पीड यानी जो गति है उसकी बात करें, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं n1 ग्राउंड स्टेट की बात करूं दोस्तों, तो इसकी जो n की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी v हो जाएगी जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक्साइट करने के लिए कुछ डाउट डाल दिया, ये माइनस का 13.6 एनर्जी वाला ऑर्डर होगा पहला, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो ये किस में जाएगा, इस 3.4 वाले में, माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी ऑर्डर में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो n की वैल्यू दोस्तों, इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो अगर मैं बात करूं जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है z/n, ये इसके रिलेशन होता है दोस्तों। और अगर मैं इनका ऑर्डर की यानी अलग अलग की बात करूं, दो फॉर्मूले बनते हैं v1/v2 इक्वल टू, तो ये होता है z1/z2, और एक होता है दोस्तों v1/v2 इक्वल टू n2/n1। ये मैंने दोस्तों करवा रखे हैं वैसे, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अपने को ये देखना था कि जो वेरिएबल है वो कौन सा, ये वाला, क्योंकि इन्होंने अलग अलग वेलोसिटी के लिए ऑर्बिटल्स की बात की है। तो अगर मैं बात करूं v1 के लिए, v1 के लिए मेरे पास जो ऑर्बिटल की वैल्यू थी वो कितनी थी n1, यानी n1 कितना था मेरे पास 1, तो ये हो गया 1। और v2 की मैं बात करूं दोस्तों, जो मेरे को निकालना है इसकी वेलोसिटी कितनी है v है, और v2 के लिए इन्होंने दे रखा था सेकंड। तो अगर मैं ये कहूं कि v2 कितना होगा, तो दोस्तों मैं इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेता हूं, v इक्वल टू v2, और v2 इक्वल टू क्या हो जाएगा v/2। ये फॉर्मूला दे रखा था दोस्तों जो अपने को कैलकुलेट करना था, और यानी ऑप्शन अपने पास था ये सेकंड वाला, ये कुछ इस फॉर्मूले से इस तरह से निकलेगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। ये 12th क्लास केमिस्ट्री का वो जो कि एल्काइन है, एक तो एल्काइन में से निकाल सकते हो, और एक 12th क्लास का जो टॉपिक है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन, सॉरी कार्बनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उसमें से भी आप इसको कर सकते थे। इन्होंने किया है कि इथाइन दे रखा है, और इथाइन का दोस्तों जब भी किसी एल्काइन का अगर अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास एक तो एल्डिहाइड बनता है और एक कीटोन बनता है। और कीटोन की बात करूं दोस्तों तो केवल इथाइन की मैं बात करूं दोस्तों, केवल इथाइन, अगर इथाइन के जब एसिडिक मीडियम की हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो केवल दोस्तों इथेनॉल बनता था, और इसके अलावा जो भी कीटोन होंगे, ओ सॉरी एल्काइन होंगे, उनसे हमेशा कीटोन बनेगा। तो यहाँ इन्होंने क्या दे रखा है, इसको मैं आर मान लूं तो ये क्या बन जाएगा, आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, यानी ये बन जाएगा दोस्तों कीटोन। और यहाँ केवल एक ही ऑप्शन दे रखा कीटोन का, जे वाला। ठीक है दोस्तों, होमोलैटिक क्लीवेज की बात करें तो होमोलैटिक क्लीवेज से दोस्तों क्या बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन था, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होगा दो एटम्स के बीच का, ठीक है, जिसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, उस क्लीवेज को अपन बोलते हैं होमोलैटिक क्लीवेज। और इस होमोलैटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे दोस्तों देखिए, ये जो टॉपिक था दोस्तों, ये 12th क्लास केमिस्ट्री का जो डी ब्लॉक का था, केमिकल रिएक्शंस ऑफ MnO4, KMnO4 की जो केमिकल रिएक्शन है उसमें से क्वेश्चन दे रखा था दोस्तों, जिसमें से आपको ये देखना था कि जब किसी MnO4 माइनस को इस I माइनस रिएक्ट कराऊंगा तो यहाँ ये अपन जानते हैं कि ये किसकी तरह काम करता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इस I माइनस को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो रिएक्शन थी MnO2 बना रहा है, एक मिनट दोस्तों, MnO2 बना रहा है, सॉरी MnO2 बना रहा है, MnO2 प्लस I2। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखने की बात थी, इसको थोड़ा सा इरेज ही कर देता हूं दोस्तों, एक सेकंड, यहां से मैं इसको इरेज कर देता हूं, एक सेकंड। यानी ये जो KMnO4 है जो कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, ये इस I माइनस को ऑक्सीडाइज करता है दोस्तों, और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता। ये देखिए दोस्तों, अब आपको ये देखना था कि ये जो रिएक्शन है दोस्तों वो बेसिक मीडियम में हो रही है, और बेसिक मीडियम में जब आप इसको सोल्व करोगे, ये 11th क्लास का भी क्वेश्चन दोस्तों, वैसे बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन है ये, जब आप इसको सोल्व करोगे दोस्तों तो यहां पर आपके पास में जो आयोडीन है दोस्तों वो कितनी होगी, 6I माइनस होगी, यहाँ 6I माइनस होगी। MnO4 होगा जो दोस्तों वो कितना होगा, 2 होगा, 2 MnO4। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है दोस्तों, मैं फिर बोल रहा हूँ यही एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 11th क्लास की जो रेडॉक्स चैप्टर है वहां से क्वेश्चन बनाया गया दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इन्होंने पूछा है MnO2 सॉरी MnO4 माइनस हो गया, और H2 पूछा है, और यहाँ H2 दोस्तों होते हैं 4 मॉलिक्यूल। ये लीजिए, तो आपने पास एक ही ऑप्शन था 6, 2 और 4 वाला, जो कि ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला। अब देखिए इसमें कोई क्वेश्चंस में अगर मैं 105 वाले क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो जिसने थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ लिया है उसका क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। क्योंकि देखिए यहां अगर मैं सेकंड की बात करूं दोस्तों, तो एन की वैल्यू भी 3 दे रखी है और एल की वैल्यू भी 3 दे रखी है, जो कभी भी पॉसिबल नहीं है। हम जानते हैं कि एजिमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कभी भी बराबर नहीं होते दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों यहां दे रखा था इन्होंने एस की वैल्यू, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो कि 1 दे रखी है, जो कि हमेशा गलत होती है। इसकी वैल्यू या तो प्लस के हाफ होती है या माइनस के हाफ। तो यहाँ दो ऑप्शन थे जो कि यहाँ गलत थे, सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो ये दोनों ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों जो कि सही है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट और नेटवर्क, ये फिर सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है दोस्तों। सॉलिड स्टेट के अंदर जो टेबल बना रखी है उस टाइप्स ऑफ सॉलिड्स के अंदर एमोर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड के उसमें दे रखे दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एल्यूमिनियम नाइट्राइड भी अपन जानते हैं, कार्बन डाइमंड भी इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए आगे चले 119 वाला, ये 11th क्लास का जो एल्केन वाला जो चैप्टर है दोस्तों एनसीईआरटी का एल्केन का, उसमें से क्वेश्चन दे रखा है, सीधा सीधा क्वेश्चन उठाया है। इन्होंने क्या किया, इथेन ले लिया दोस्तों और इस इथेन का ऑक्सीडेशन करवा दिया मैग्नीशियम एसीटेट की प्रेजेंस में। ठीक है, मैग्नीशियम एसीटेट की प्रेजेंस में इन्होंने क्या करवा दिया, इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। तो अपन जानते हैं जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो इथेनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। तो ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से उठा रखा था। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों एक वर्ल्ड वाइड है, वैसे इसका आंसर देहरादून बता रहा है, ये मेरे को कंफर्म नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसको चेक कर लीजिएगा। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन है ये वाला, देखो दोस्तों मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह के इन क्वेश्चंस की ट्रिक बताई कि दोस्तों मैंने एक मैं बता दूं इसके फिर भी आपको अगर पता नहीं है तो एक बार फिर देख लीजिएगा दोस्तों। टी 50% होता है टी हाफ के बराबर, ये बहुत ही शानदार ट्रिक है दोस्तों। टी 75% होता है 2 टी हाफ के।
ठीक है। ऐसे दोस्तों अगर मैं टी 90% कर देता दोस्तों तो ये 10/3 टी हाफ हो जाता, और अगर मैं टी 99.9% की बात करता दोस्तों तो ये 10 टी हाफ है। ये फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका दोस्तों, और ये आपके सेकंड ग्रेड में भी। और ये ट्रिक मैं बार बार, मैं जब भी मैंने टॉपिक्स करवाए थे उनमें मैंने डिस्कस किए थे कि ये ट्रिक्स काम की है, और मैंने कई सारी वीडियोस में ये ट्रिक्स मैंने काम में ली थी, और इन्हीं ट्रिक्स में से क्वेश्चंस बने हुए हैं दोस्तों। अगर देखिए क्वेश्चंस की बात करूं तो 75% होने में 32 मिनट लग रहे हैं, यानी टी 75 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 32 मिनट्स। सीधा क्वेश्चन था दोस्तों। तो आपको निकालना था टी हाफ क्या होगा, इसके लिए टी हाफ क्या होगा। तो मेरे पास दोस्तों इसका सीधा आंसर था कि मेरे पास टी 75% दे रखा है 32, ये दे रखा है 32, ठीक है 32 लिख दिया मैंने, और 2 × टी हाफ मेरे से पूछ रखा है, तो ये 2 से डिवाइड कर दो दोस्तों, तो 32/2 सीधा सीधा है, कोई इसमें लॉजिक नहीं था देखा जाए तो, एज ए टीचर देखा जाए तो। अदरवाइज दोस्तों पहले आप इसमें से के निकाल लेते, ठीक है, और फिर के बाद में आप फिर टाइम निकालते सेकंड टाइम पर। आप इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन इतना समय, वैसे समय तो काफी बचता है, अगर पेपर को देखा जाए तो आंसर अपने पास 16 मिनट्स आ जाएगा दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, ये एक मिनट, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th क्लास कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन है। इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया दोस्तों यहाँ पर, ये देखिए यहाँ कंफ्यूजन कर रखा है। अब इस कंफ्यूजन को जिसने पकड़ लिया उसका आंसर आ गया, अदरवाइज गलत हो गया होगा दोस्तों। इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ 2 और यहाँ होल थ्राइस को बाहर कर रखा है। अब यहाँ देखना था कि जो ट्रिस दे रखा है, ये जो ट्रिस दे रखा है वो ईएन का ट्रिस दे रखा है दोस्तों, कुछ इस तरह से, ठीक है दोस्तों। अब ये समझना था यहाँ कोबाल्ट थी, ठीक है। अब सल्फेट की बात करें दोस्तों तो सल्फेट में -2 चार्ज होता है, और इस कोबाल्ट में दे रखा है दोस्तों +3 चार्ज। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीपल करता तो मैं ये कह सकता था कि सल्फेट को मैं 3 कर दूं और इस पूरे कोष्टक को ट्वाइस कर देता, यानी मेरे पास ऑप्शन आता दोस्तों केवल एक ही ऑप्शन था, ये थर्ड वाला जो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कोबाल्ट के लिए पूछा है दोस्तों, यहाँ कंफ्यूजन है दोस्तों, दो कंफ्यूजन है, दोनों के दोनों मैं दूर करता हूँ। CuNH3 होल 6 +3 है, और एक होता है दोस्तों ये +2, CuNH3 होल 6 +2, ये क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये +2 की फॉर्म में होता है दोस्तों, CO+2 की फॉर्म में होता है तो ये 3d7 बचता, और 3d7 के अंदर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन अपने पास, ये एक मिनट इसको मैं पेयरिंग करा के देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब जैसे इसको पेयरिंग कराओगे दोस्तों तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास, जैसे ये वाला, जैसे ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन होने, 4 3 7, हाँ, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन अगर मेरे पास एक इसको पेयर भी करा दूं तो मेरे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है, ठीक है, जो कि क्या होगा दोस्तों, ये आगे वाले डी ऑर्बिटल्स में शिफ्ट हो जाता है, कुछ इस तरह से, ये 2 2 4 2 6, ठीक है, और यहाँ जो ये वाले इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन अपने पास यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है। इसकी वजह से अगर मैं +2 रखूं तो दोस्तों, तो यहाँ एक की वजह से 1.73 इसका आंसर आता, लेकिन दोस्तों यहाँ दे रखा है इन्होंने +3, तो ये D6 है, और D6 के अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए दोस्तों, पेयर्ड हो गए, 2 2 4 2 6, तो यहाँ जो आंसर था इसका हाइब्रिडेशन का D2sp3 था। मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ दोस्तों 0 था, क्योंकि अपन जानते हैं जब n की वैल्यू रखेंगे वो कितनी है, 0, तो 0 0 +2 ओवरऑल अपने पास क्या हो जाती है दोस्तों, 0 हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास फर्स्ट 0 आंसर। आगे चले दोस्तों, ये दोस्तों पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं दोस्तों, मेरे पास जो आंसर की है, जो मैंने आपको प्रूफ बताया है वो एग्जैक्ट आंसर की है, इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, लाइक जरूर कीजिएगा, और इस आंसर की को मैक्सिमम स्टूडेंट के पास में शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जय हिंद जय भारत।